जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमने करना है CS401 असेंबली लैंग्वेज के लास्ट 3 लेक्चर्स जो कि 15, 16, 17 है। और आज हम लोगों का जो कोर्स है CS401 का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़नी है, प्रोटेक्टेड मोड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि टिल नाउ वी हैव बीन डिस्कसिंग द 8088 आर्किटेक्चर विच वाज अ 16 बिट प्रोसेसर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था 8088 के बारे में। अभी तक जितना भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है वो 8088 से रिलेटेड ही था, जो कि क्या था, 16 बिट प्रोसेसर था। Newer processor of the Intel series provide 32-bit architecture, लेकिन जो अब हमारे न्यू प्रोसेसर्स आ रहे हैं Intel सीरीज के, वो हम लोगों को 32-bit आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। Switching the processor in the newer 32-bit mode is a very easy task। ये कह रहे हैं कि प्रोसेसर को स्विच करना 32-bit मोड के अंदर बहुत ही आसान टास्क था। Just turn on the least significant bit of a new register called the CRO, जिसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल रजिस्टर 0। यानी इसमें हम लोगों ने जस्ट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना, ठीक है, न्यू रजिस्टर की, जिसे हम लोग CRO भी कहते हैं, और जो प्रोसेसर स्विचेस हैं उनको 32 बिट मोड के अंदर हम लोगों ने कन्वर्ट करना था। और 32 बिट मोड के अंदर कन्वर्ट करने को ही प्रोटेक्टेड मोड कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि जितने भी रजिस्टर्स हैं ना 386 के अंदर, उनको हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है 32 बिट्स के अंदर। जो न्यू नेम्स हैं इनके वो EAX, EBX। अब अगर आपको याद हो, जो हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा था 8088 आर्किटेक्चर, उसमें हम लोगों ने जो पढ़ी थे ना 14 रजिस्टर्स, वो आप लोगों को याद होंगे। वो कौन से थे? AX था, BX, CX, DX थे। ठीक है, इस तरह हमारे पास सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स था, सोर्स पॉइंटर था, बेस पॉइंटर था, आईपी था, उसके बाद फ्लैग्स थे। ठीक है, इन्हीं के साथ अगर आप ई लगा देंगे तो ये आपके पास जो है वो 386 की एक्सटेंडेड फॉर्म बन जाएगी। और ई का क्या मतलब है? इनके साथ ये जो ई लगा है, इनका मतलब है एक्सटेंडेड। ठीक है, द ओरिजिनल नेम्स रेफर टू द लोअर 16 बिट्स ऑफ दीज रजिस्टर्स। ये कह रहे हैं कि इनका जो ओरिजिनल नेम है ना, ये हमने उन्हीं, वही जो पिछला 8088 16 बिट था ना, उसी से हम लोगों ने इनके नेम लिए हैं। A 32-bit address register can access up to 4 GB of the memory, so the memory access has increased a lot। ये कह रहे हैं कि जो 32-bit एड्रेस रजिस्टर होता है ना, उसको हम लोग 4 GB ऑफ मेमोरी तक एक्सेस कर सकते हैं। सो जो मेमोरी होगी वो इंक्रीज्ड हुई होगी बहुत ज़्यादा। Two other segment selectors FS and GS for no specific purpose just like ES। ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने दो मजीद सेगमेंट्स का इजाफा कर दिया है जो कि सिलेक्टर्स हैं। एक FS सिलेक्टर है, एक GS है। ये इनकी भी कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, जैसे ES का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं था। privilege level of the program and the varies for the zero। अब यहाँ पे दो प्रिविलेजेस हमें दी हुई हैं। ठीक है, एक हाईएस्ट प्रिविलेज है और एक लोएस्ट प्रिविलेज है। जो हाईएस्ट है वो 0 है, ठीक है, और जो लोएस्ट प्रिविलेज हम यूज करेंगे वो 3 है, यानी 0 to 3 हमने यूज करनी है। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे हम लोग को सिलेक्टर का फॉर्मेट दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने ये इंडेक्स और यहाँ पे ये RPL दिया है। इसी के नीचे डिटेल बताई हुई है कि जो टेबल इंडेक्स है, जिसे हम TIB कहते हैं, उसे अगर हम लोग सेट करें 0, तो हम लोग किसे एक्सेस कर सकते हैं? ग्लोबल टेबल ऑफ डिस्क्रिप्टर्स को, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो GTD यानी कि ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है, LDT है, नीचे हम लोग और भी इसकी फॉर्म्स पढ़ेंगे। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल टर्म में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था शॉर्ट में, तो आपने ये स्किप नहीं करना। आपने सही से कॉन्सेप्ट लेना है कि GDT क्या है, LTT क्या है और इनका आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, अच्छा, अगर तो हम लोग सेट करते हैं इसको 1 पे, किसको? GDT को, तो एक्सेस कर सकते हैं एक और टेबल को जिसे कहते हैं लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल, LDT। ठीक है, अगर तो हम लोगों ने एक्सेस करना है ग्लोबल टेबल को, तो हम सेट करेंगे टेबल इंडेक्स को 0 पे। और अगर हम लोगों ने एक्सेस करना है लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल को, तो हम लोग टेबल इंडेक्स को सेट करेंगे 1 पे। अच्छा, दैट वी विल नॉट बी यूजिंग। ये कह रहे हैं कि लोकल जो डिस्क्रिप्टर टेबल है ना, उसको हम लोग यूज नहीं करते।
RPL is the requested privilege level that ranges from 0 to 3। और ये कह रहे हैं जो RPL है वो हमारे पास प्रिविलेज लेवल उसका जो है वो रेंज 0 से 3 पे होता है, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। The 13-bit index is the actual index into the GDT to select the appropriate descriptor। ये कह रहे हैं कि जो 13-bit index होता है वो actual index होता है जो कि GDT के अंदर होता है appropriate descriptor को select करने के लिए। 13-bit का क्या मतलब है कि जो maximum है ना 8192 descriptors का वो possible है GDT के अंदर। And the GDT itself is an array of the descriptors। और ये भी आपने बात जहन में रखनी है कि जो GDT है वो खुद क्या है, एक अरे है डिस्क्रिप्टर की, वेयर जहाँ पे हर डिस्क्रिप्टर जो है वो 8 बाइट की एंट्री पे है। जो बेस और जो लिमिट है GDT की वो स्टोर्ड होती है 48 बिट रजिस्टर के अंदर, जिसे हम लोग GDTRB कहते हैं। और LGDT और जो गिवन होता है ना मेमोरी एड्रेस, जो कि कहाँ से होता है 48 बिट से फेच किया जाता है। और जो फर्स्ट एंट्री होती है GDT की वो ऑलवेज क्या होती है, हमेशा 0 होती है, जिसे हम लोग नल डिस्क्रिप्टर भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने सारा पढ़ा कि टेबल इंडेक्स क्या होता है, GDT क्या है, LDT क्या है, ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, आपने करनी है। इसमें आपने ये चीज़ें नोट करनी है कि कौन सी चीज़ 0 पे सेट हो तो क्या होती है, 1 पे सेट हो तो क्या होती है, और इनमें कितनी बिट्स होती हैं। बाकी ये टेबल्स नीचे इम्पोर्टेंट, और 15.1 एग्जाम्पल ये भी हम लोगों ने नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है कि जो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है कि फॉर जंप है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं लोडेड 8 को CS के अंदर। लेकिन CS जो होता है वो अब क्या है, सिलेक्टर है, जिसका मतलब है इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 और TI इक्वल होगा 0 के और RPL भी इक्वल होगा 0 के। एंड देयर फॉर द एक्चुअल डिस्क्रिप्टर लोडेड इनटू द 1 एट द इंडेक्स 1 इन द GDT। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स 1 होगा या TI जो है वो 0 होगा और RPL 0 होगा तो क्या होगा, एक्चुअल डिस्क्रिप्टर लोड होगा किसके अंदर, इंडेक्स 1 के अंदर, GDT के अंदर। ठीक है जी। अब ये 32 जो बिट प्रोग्रामिंग है इसकी इन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, बहुत ही ज़्यादा लेंथी है और ये आनी भी नहीं है पेपर में। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है VESA Liner Frame Buffer। We will be using the VESA VBE 2.0 for the standard for these high resolution modes। VESA is the Video Electronic Standard Association and VBE is the set of video BIOS extensions proposed by them। ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास वीसा है ना, ठीक है, इसका हम लोगों ने कौन सा स्टैंडर्ड वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं 2.0। ठीक है, किस लिए, हाई रेजोल्यूशन मोड्स के लिए। और इसकी स्टैंड्स फॉर यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन है। और जो VBE है इसको हमने वीडियो सर्विसेज के लिए, वीडियो बायोस एक्सटेंशंस के लिए जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि इन्हीं वीज़ा ने ही हम लोगों को प्रपोज्ड करवाया है। और जो वीज़ा VBE 2.0 स्टैंडर्ड है वो इंक्लूड करता है लीनियर फ्रेम बफर मोड को, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। दिस मोड अलाउज द डायरेक्ट एक्सेस टू द होल वीडियो मेमोरी। और ये हमें क्या देती है, ये हमें डायरेक्ट एक्सेस देती है ताकि हम जितनी भी वीडियो मेमोरी है उसको एक्सेस कर सकें। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ वीज़ा सर्विसेज दी हुई हैं, ठीक है, int 10 वीज़ा सेट। ठीक है, यहाँ पे वही AX की वैल्यू क्या आएगी, DSDI क्या आएगा, जैसे मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि इन इंस्ट्रक्शंस का आपने जस्ट याद रखना है कि int 10 जो है वो किसके लिए यूज़ हो रही है, वीज़ा के लिए, और इसमें AX की वैल्यू क्या होगी, AL की वैल्यू क्या होगी, H की वैल्यू क्या होगी। ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो है वो इम्पोर्टेंट है इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, the 16 color bits for every pixel are organized in 5:6:5 format with the 5 bits for the red, 6 for the green and 5 for the blue। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास 16 बिट कलर्स जो है वो इसके अंदर हर पिक्सल के लिए मौजूद है, जिनको हम लोगों ने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, 5:6:5। ठीक है, या आपके लिए भी लिख सकते हैं 5 कॉलन ये बीच में लगे हुए हैं ना। ठीक है, तो 5 का मतलब क्या है, ये रेड के लिए है, जो बीच में 6 है इसका मतलब है कि ये ग्रीन के लिए, और जो लास्ट का 5 है वो ब्लू कलर के लिए है। दिस मेक्स 32 शेड्स ऑफ रेड एंड ब्लू एंड 64 शेड्स ऑफ ग्रीन। ये कह रहे हैं कि
इस तरह हमारे पास 32 शेड्स रेड के और ब्लू के, पास शेड्स हमारे पास ग्रीन के हो जाएंगे एंड इसी तरह 64 के टोटल पॉसिबल कलर्स बन जाएंगे। द 32 बिट लीनियर फ्रेम बफर बेस एड्रेस इज अवेलेबल एट द ऑफसेट 28 इन द मोड इंफॉर्मेशन बफर। ये कह रहे हैं कि जो 32 बिट लीनियर फ्रेम बफर है ना, ठीक है, उसका जो बेस एड्रेस अवेलेबल है वो कौन से ऑफसेट पे है, 28 ऑफसेट के ऊपर मोड इंफॉर्मेशन बफर के अंदर अवेलेबल है। ठीक है जी, फिर ये एग्जांपल आ गई, इसको आप स्किप करें, इम्पोर्टेंट नहीं है। इंटरप्ट हैंडलिंग क्या होती है कि हैंडलिंग इंटरप्ट्स इन द प्रोटेक्टेड मोड इज आल्सो डिफरेंट। अब हम लोगों ने इंटरप्ट हैंडलिंग पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन ऑफ कोर्स अब हम लोग प्रोटेक्टेड मोड के अंदर पढ़ेंगे तो वो जो है वो डिफरेंट होगी। इंस्टेड ऑफ IVT एट द फिजिकल एड्रेस 0 देयर इज द IDT इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल लोकेटेड एट द फिजिकल एड्रेस स्टोर्ड इन IDTR and the special purpose register. The IDTR is also a 48-bit register similar to the structure to the GDTR and loaded with another special instruction LGDT. ठीक है, सिंपल इसमें जो है ना आप लोगों ने ये जो IVT और IDT और ये जो फॉर्म्स लिखी हुई हैं ये आप लोगों को आनी चाहिए, और ये एड्रेस 0 के बारे में और 48 बिट के बारे में, बस इतना कोई खास इसमें है नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर एग्जांपल्स हैं जो हम लोगों ने नहीं करनी है। एक्सरसाइज में भी ये जो चीज़ें दी हुई हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी हम लोग नहीं करेंगे, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारा लेक्चर नंबर 16, कॉलिंग कन्वेंशंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो हम लोगों ने इसके अंदर प्रिवेलेंट कॉलिंग कन्वेंशंस पढ़नी है, जो कि एक सी कॉलिंग कन्वेंशन है और एक पास्कल है। ठीक है, ये दो कॉलिंग कन्वेंशंस आपसे पूछी जा सकती हैं कि कॉलिंग कन्वेंशंस है कितनी और कौन कौन सी है। व्हाट इज द नेमिंग कन्वेंशन? अब नेमिंग कन्वेंशन क्या है कि सी prepends an underscore to the every function or the variable name while the Pascal translates the name of all uppercase। ये कह रहे हैं कि जो सी होती है ना उसके लिए हम लोग अंडरस्कोर यूज करते हैं, ठीक है, और जो वेरिएबल नेम होता है ना पास्कल के लिए, ठीक है, उसके लिए हम लोग जो नेम होता है उसको अपर केस के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। C++ हैज द वियर्ड नेम मैंगलिंग स्कीम दैट इज कंपाइलर डिपेंडेंट। अब ये कह रहे हैं कि C++ के अंदर एक वियर्ड सा नेम है जो कि क्या होता है, कंपाइलर पर डिपेंडेंट होता है। टू अवॉइड इट C++ कैन बी फोर्स्ड टू यूज द C स्टाइल नेमिंग विद द एक्सटर्न C डायरेक्टिव। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग C डायरेक्टिव को यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इनके आगे आंसर लिखे हुए हैं कि हाउ आर पैरामीटर्स पास टू द रूटीन। पैरामीटर्स को किस तरह से पास किया जाता है? सी के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं ना उनको पुश किया जाता है रिवर्स ऑर्डर के अंदर, और जो राइट मोस्ट होता है उसको हम लोग पहले पुश करते हैं, जबकि पास्कल के अंदर क्या होता है, प्रॉपर ऑर्डर के अंदर लेफ्ट मोस्ट को पहले पुश किया जाता है। अब जो ऊपर हम लोग रजिस्टर्स पढ़ के आए ना जितने भी, ठीक है, उनमें से जो रजिस्टर्स प्रिजर्व्ड है वो ये लिखे हुए हैं, जो रजिस्टर्स स्क्रैच है वो ये, बाकी के जो बच जाते हैं वो रजिस्टर्स आ जाते हैं। और ये कह रहे हैं कि कौन से रजिस्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर रिटर्न वैल्यू होती है, तो सी और पास्कल दोनों ही 32 बिट लार्ज नंबर वैल्यूज हमें रिटर्न करते हैं EAX के अंदर, और अप टू 64 बिट लार्ज वैल्यूज जो है वो EDX कॉलन EAX के अंदर रिटर्न करते हैं। अब कौन रिस्पॉन्सिबल है पैरामीटर्स को रिमूव करने के लिए? तो सी कॉलर जो है वो रिमूव करता है पैरामीटर को, जबकि पास्कल के अंदर कॉली रिमूव करता है इनको। अब कॉलिंग जो है वो असेंबली से किस तरह से होगी ये आप लोगों ने नहीं करना। फिर कॉलिंग असेंबली फ्रॉम सी, ये छोटा सा प्रोग्राम अगर आप करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज ये नहीं है इम्पोर्टेंट। ये वाली जो नीचे एग्जांपल है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हमारा लास्ट लेक्चर रह गया है जो कि कंपैरिजन विद द अदर प्रोसेसर्स है। इसके अंदर हम लोगों ने टोटली दो प्रोसेसर्स को पढ़ना है, एक है मोटोरोला 68K और नीचे एक और हमारे पास है सन स्पार्क प्रोसेसर। इनका जस्ट आप लोगों ने इंट्रोडक्शन करना है, इतना डीप नहीं जाना कि ये कितने बिट्स का होता है, क्या है क्या नहीं है, और बस इन दोनों का इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे ये इंपॉर्टेंट है, इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है तो ये पेपर में पूछी जा सकती है, जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी वो। अच्छा, मोटोरोला 68 के प्रोसेसर जो है ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है इंटेल x86 सीरीज़ में, और इनके आर्किटेक्चर के अंदर और इंस्ट्रक्शन सेट ये दोनों ही जो है इनका एरा क्या है, सेम है, और एडिट किए जाते हैं वेरियस फीचर्स के अंदर सेम ही टाइम पे, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। हाउएवर
इनके अंदर जो डिफरेंस है ना आर्किटेक्चर के अंदर एविडेंट फ्रॉम द प्रोग्रामर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अंडरस्टूड है, ठीक है। यानी इनके अंदर कोई ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है। जो हम लोग पिछला प्रोसेसर जो है वो पढ़ के आए हैं ना, जो 86 था 8088 वाला, और जो 68N में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब जो 68K वाला प्रोसेसर था उसके अंदर 16 और 32 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स थे, जिनके नेम जो है वो A0 से A7 थे और D0 से D7 थे। A0 से A7 जो है वो होल्ड करता था एड्रेसेस को इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के अंदर, और इनको हम यूज़ करते थे सॉफ्टवेयर स्टैक पॉइंटर्स के तौर पर। और जो स्टैक है इसके अंदर 68K के अंदर वो इतना ज़्यादा रिजिड नहीं है, इतना ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है जैसा कि x86 के अंदर था। इसके अंदर जो 32 बिट प्रोग्राम काउंटर है वो होल्ड करता है एड्रेस को ऑफ करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन को, और जो 8 बिट कंडीशन कोड रजिस्टर होता है जिसे हम CCR कहते हैं वो होल्ड करता है एक्सटेंडेड, नेगेटिव, जीरो, ओवरफ्लो और कैरी फ्लैग्स को, जिनका हम लोग जो है वो पूरा एक टेबल पिछली जो है वो मिड टर्म के अंदर पढ़ के आया है कि इनकी डेफिनेशंस, इन सारे फ्लैग्स की डेफिनेशन एक पूरे टेबल की फॉर्मेट में आपको गिवन है, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑपरेशंस अब इसके अंदर होते हैं वो कौन से हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या शिफ्टिंग के। और जो अदर डेटा टाइप्स हैं वो इसके अंदर कौन सी हैं, बाइट है, वर्ड है, लॉन्ग वर्ड है, क्वाड वर्ड है, और जो स्पेशल मूव 16 इंस्ट्रक्शन है वो 16 बाइट का ब्लॉक है। दैट्स इट। बाकी 68K जो है उसके अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं होती। इसको बिग ईडियन फॉर्मेट के अंदर यूज किया जाता है इन द कंट्रास्ट टू द लिटिल ईडियन यूज बाय द इंटेल प्रोसेसर। और जो इसकी लेंथ होती है वो 1 से 11 वर्ड्स की होती है, ठीक है जी। बस इतना कुछ ही था उसके अंदर आपने पढ़ने वाला। नेक्स्ट हमारे पास सन स्पार्क प्रोसेसर है। इसके अंदर क्या होता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोसेसिंग बिलोंगिंग है, किस से, रिस्क से, जिसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये जो आपके पास कोड वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, इनके आपको स्टैंड्स फॉर आने चाहिए। ये जो है वो MCQs में पूछ लेते हैं कि रिस्क का क्या है स्टैंड्स फॉर, और नीचे यहाँ पे ये लिखा हुआ है CISC, इसका क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अच्छा, अब ये जो हमारे पास रिस्क है ये क्या है, फैमिली है प्रोसेसर्स की। और ये ओरिजिनली इसका जो नेम था ना, ठीक है, रिस्क का, वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा रूडिमेंटरी इंस्ट्रक्शन था जो उन्होंने प्रोवाइड की थी। लेकिन नाउ जो अब इन्होंने प्रोवाइड की है वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस के अंदर सिस्क के तौर पर यूज़ होती है। यानी कि इसका पुराना नाम क्या था, रिस्क था, और अब इसका नाम क्या है, सिस्क है, ठीक है। या आप कह सकते हैं RISC, ठीक है। स्पार्क स्टैंड्स फॉर स्केलेबल प्रोसेसर आर्किटेक्चर, और ये एक 64 बिट का प्रोसेसर है। अब इसके अंदर कौन सी डेटा टाइप्स इंक्लूड होती हैं, बाइट, हाफ वर्ड, वर्ड, 32 बिट की डबल वर्ड, क्वाड वर्ड और फिक्स 32 बिट इंस्ट्रक्शन साइज। कॉन्सेप्ट ऑफ यहाँ पे ASI भी आया है, 32 बिट इंस्ट्रक्शन साइज होता है। ASI का क्या कॉन्सेप्ट है, एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर भी इसके अंदर बताया हुआ है, जो कि एक 8 बिट नंबर है जो कि सेगमेंट की तरह ही काम करता है। इसके अंदर 8 ही ग्लोबल रजिस्टर्स हैं और 8 अल्टरनेट ग्लोबल रजिस्टर्स हैं जो कि G0 से G7 तक है। अब I0 to I7 जो है वो 8 लोकल रजिस्टर्स हैं, जबकि 10 to 17 है, ठीक है। और जो 8 है आउट रजिस्टर्स जो कि 0 से लेकर 07 है, और ये सारे के सारे जो है इनका साइज जो है वो 64 बिट का है। अगर आपको याद हो तो जो 8088 है ना वो हमारे पास जो है वो जितनी बिट्स का था ना रजिस्टर्स, ठीक है, 32 बिट का था या 14 बिट का था, उस हिसाब से ही उसके रजिस्टर्स का भी साइज था। तो यहाँ पे भी देख लें कि 64 बिट का स्पार्क है और रजिस्टर्स का साइज भी 64 बिट में ही है, ठीक है। और जो ग्लोबल रजिस्टर्स हैं उन्हें हम लोग R0 R7 भी कहते हैं, और जो रजिस्टर्स R8 R15 लोकल रजिस्टर्स हैं। ये आपने बस कॉन्सेप्ट ले लेना है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। बस यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि वन विंडो इज 24 रजिस्टर्स एंड द एक्टिव विंडो इज पॉइंटेड टू बाय अ स्पेशल रजिस्टर, जिसे हम लोग करंट विंडो पॉइंटर कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। इंस्ट्रक्शन सेव, और यहाँ पे एक और दो जो है वो कॉन्सेप्ट आए हैं कि सेव और रिस्टोर इंस्ट्रक्शन जो मूव करती है इस रजिस्टर विंडो को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कितने रजिस्टर से, 16 रजिस्टर से। देयरफॉर वन सेव इंस्ट्रक्शन मेक्स द आउट रजिस्टर
the in registers and brings in the new local and out registers. A restore instruction makes the in register, out register and restore. खैर यहाँ पे इन्होंने बताया कि सेव और रिस्टोर हमारे पास दो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि फॉरवर्ड करने के लिए और बैकवर्ड के लिए 16 रजिस्टर्स के अंदर यूज़ होती हैं। सेव इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करती है, आउट रजिस्टर करती है और नई लोकल और आउट रजिस्टर्स को लेकर आती है, जबकि रिस्टोर इंस्ट्रक्शन जो है वो इन रजिस्टर्स को, आउट रजिस्टर्स को और रिस्टोर करती है ओल्ड लोकल को और इन रजिस्टर्स को। Spark is totally register based architecture और it is called a load store architecture। ये इसके दो नाम है, ये आपने याद रख लेना, पेपर में वो आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि इनके दो नाम क्या है बस। तो हमारे जो सारे के सारे लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। CS401 का कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया, सारे लेक्चर्स मैंने आप लोगों को करवा दिए। एक एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट मैंने आप लोगों को बता दिया। ये जो लास्ट के 3 लेक्चर्स थे इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये सन स्पार्क प्रोसेसर और मोटोरोला, इन दोनों के आपको जस्ट कॉन्सेप्ट आने चाहिए। बेसिक बेसिक जो मैंने आप लोगों को चीज़ें हाईलाइट कराई हैं वही आप लोगों से पेपर में पूछी जाएंगी, वही आपने तैयार करनी है। मैं कोशिश करूंगी कि एक फाइनल टर्म प्रिपरेशनल वीडियो भी बना दूँ, उसमें मजीद आप लोगों को टॉपिक्स जो इस 401 की जितनी भी लेक्चर्स हैं पूरी सीरीज़ मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराई है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है जब आपको जस्ट एक दो लेक्चर्स यूट्यूब पे मिल जाए और फिर पूरी सीरीज़ ना मिले। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को पूरी सीरीज़ जो है वो मिल जाए, एक ही लेक्चर्स एक साथ जो है ना, पूरी प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों को बना के दे दी है। तो अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आई हो, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उससे मुझे जो है वो फीडबैक मिलेगा, पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वीडियो पसंद आई है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लाइक किया है, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं CS के वो उनके जो है वो आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर सकूँ, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है वो लोग, उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।